उन्होंने एक प्रकाश लिखा गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसमें हॉलवॉच के प्रयोग में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हॉलवॉच ने एक प्रयोग किया। इसमें उन्होंने एक धातु की प्लेट को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जोड़ा, धातु की प्लेट को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जोड़ा, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जोड़ा और इस प्लेट पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया, और पाया कि भाई, और जो की है ना उसके आगे को डैश लगा के छोड़ देंगे, नंबर 1। अब देखो क्या क्या है इसमें, 3 निष्कर्ष निकाले इन्होंने। धातु की प्लेट, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और जी चलो देखो इधर इन्होंने 3 अलग अलग प्लेटें ली। अब हम 3 चित्र नहीं बनाएंगे, चित्र तो एक ही बनाएंगे, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से तुम्हें समझना पड़ेगा। एक बार तो उदासीन प्लेट ली, सुन लो इधर, उदासीन प्लेट ली। उदासीन प्लेट पर इसमें कोई आवेश नहीं था, जैसे प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। कौन सा आवेश आ गया होगा? धनात्मक आवेश आ गया होगा, जो कि ये है। और धनात्मक आवेश आने से पत्तियां पहले कैसे थी? पहले थी ऐसे, फिर कैसे हो जाएंगी? क्योंकि जैसे धनावेश आ जाएगा तो इस पर भी धनावेश आएगा, इस पर भी पत्तियां जो है वो फैल जाती हैं, तो पत्तियों में फैलाव आ जाता है। कब डाला था? जब उदासीन पर डाला था हमने। अब धनात्मक प्लेट ली। धनात्मक प्लेट होने का मतलब है कि पहले से धनात्मक है, पहले से धनात्मक है। जब पहले से धनात्मक है तो पत्तियां फैली हुई हैं। धनात्मक प्लेट पर प्रकाश डाल दिया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे तो जितना फैलाव था और अधिक फैलाव आ जाएगा, क्योंकि पहला का जो 10 से प्लस होंगे, जब इलेक्ट्रॉन और निकल गए तो अब 20 हो जाएंगे। 20 आएंगे, पत्तियों में फैलाव और बढ़ जाता है। ये दूसरा निष्कर्ष था। फिर तीसरा, इन्होंने इस प्लेट पर ऋण आवेश दिया। ऋण आवेश दिया, ऋण आवेश की वजह से भी पत्तियां फैल जाती हैं, ये भी पता होगा, क्योंकि आवेश तो कोई सा भी हो, ये पत्तियां फैली जाती हैं। पत्तियां फैली हुई हैं, इस पर प्रकाश डाल दिया तो प्रकाश डालने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये उत्सर्जित हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस नहीं आएगा, प्लेट उदासीन हो जाएगी। उदासीन हो जाएगी तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी? पहले से फैलो हुई थी, अब सुखड़ जाएंगी। तो 3 सिचुएशन थी कि उदासीन प्लेट पर जो डाला जाता है तो पत्तियों के बीच में फैलाव बढ़ जाता है। दूसरा, क्या जो धनावेशित प्लेट पर प्रकाश डाला तो जितना फैलाव था पहले से बढ़ गया। तीसरा, क्या जो ऋणावेशित प्लेट पर प्रकाश डाला तो जो पत्तियों के बीच फैलाव था वो कम हो गया। इस तरीके से इन्होंने बताया कि हर एक स्थिति में जब प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये पता चल रहा है पत्तियों से, ठीक है जी, पत्तियों से पता चल रहा है। तो यही तीनों निष्कर्ष लिख रहे हैं हम, नंबर 1 लिख रहे हैं। अब तीनों में से हमने एक चित्र दिखा रखा है, ये एक बार उदासीन वाला हो सकता है, एक बार ऋणात्मक वाला हो सकता है। तो 3 अलग अलग चित्र नहीं है, एक से काम चलाएंगे। इसमें लेंगे नंबर 1 में कि जब उदासीन प्लेट पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। उदासीन प्लेट पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। किया जाता है
तो पत्तियों के मध्य, तो पत्तियों के मध्य मध्य फैलाव, पत्तियों के मध्य फैलाव बढ़ जाता है। फैलाव, एक मिनट, फैलाव बढ़ना नहीं, फैलाव आ जाता है, फैलाव आ जाता है, आ जाता है क्योंकि धातु की प्लेट से, क्योंकि धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। नंबर नेक्स्ट, जब धन आवेशित प्लेट पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जब धनावेशित प्लेट पर प्रकाश आपतित किया जाता है, जब धनावेशित प्लेट पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो पत्तियों के मध्य फैलाव और अधिक बढ़ जाता है, पत्तियों के मध्य फैलाव और अधिक बढ़ जाता है। और अधिक बढ़ जाता है। नंबर नेक्स्ट, रुको, इसमें एक लाइन और लिखो, बढ़ जाता है क्योंकि प्लेट से इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित होने पर, क्योंकि प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने पर प्लेट पर धनावेश का मान बढ़ जाता है, प्लेट पर धनावेश का मान बढ़ जाता है। हाँ जी, नंबर लास्ट, जब ऋण आवेशित प्लेट पर प्रकाश डाला जाता है, तो पत्तियों के मध्य प्रकाश डाला जाता है तो पत्तियों के मध्य फैलाव, तो पत्तियों के मध्य फैलाव कम हो जाता है, पत्तियों के मध्य फैलाव कम हो जाता है, क्योंकि प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। नए लाइन्स लेंगे इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में धातु की प्लेट पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उससे
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। हेडिंग डाल देंगे ये, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक फल के इतनी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना से हमने निष्कर्ष क्या निकाला। चित्र बना लेंगे ये। देखो भाई, एक मिनट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें, फिर बाद में तुम अपना बनाते रहना। देख लो ना, फिर तुम इससे थोड़ा गलत हो जाएगा। ये पूरा एक कांच का बल्ब है पारदर्शी, जो नॉर्मली तुम्हारे यहाँ भी घर में ये बल्ब होता है, ऐसे पारदर्शी बल्ब है। कौन बोल रहा है? वो चुप कर बैठ रहे, बोलो मत जरा। तो ये कांच का बल्ब है एक पारदर्शी। अब इस बल्ब के अंदर दो प्लेटें लगा दी हैं। ये दोनों ऐसे भी हो सकती हैं, किसी भी डिजाइन में बना देते हैं, उससे मतलब नहीं है। प्लेटें सोडियम की हो सकती हैं, मतलब धातु किसी की भी ऊपर से सोडियम, पोटेशियम या सीजियम की, नॉर्मली सीजियम की परत इस पर चढ़ी होती है। उसका कारण ये होता है कि सीजियम बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती है। अब ये परत इस पर चढ़ी होती है। होता क्या है कि इस प्लेट को हम ऋण वोल्टेज से, ऋण विभव से जोड़ देते हैं, और इस प्लेट को मिली एमीटर द्वारा हम धनावेश से जोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि ये सब कुछ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये दोनों प्लेट आपस में टच नहीं है, इसलिए मिली एमीटर में कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही है। जैसे लेनार्ड का प्रयोग हमने किया था, यहाँ बल्ब समझ सकते हो तुमको, बल्ब लगा दिया हमने यहाँ, तो यहाँ बल्ब लगा हुआ है एक तरीके से, तो यहाँ भी कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही है। अब होता क्या है कि जैसे हमने इस पर प्रकाश आपतित किया, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं और वो किसकी ओर जाएंगे? प्लस वाले की ओर। एनोड उसे खींच लेगा। एनोड जब खींच लेगा तो परिपथ बन जाएगा। परिपथ बन जाएगा, इस तार में से पूरे के पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। बल्ब लगा देंगे, बल्ब जल जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है कि हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब इससे धारा नियंत्रक से वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब इसके खींचने की पावर बढ़ा रहे हैं। खींचने की पावर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा जा रहे हैं, धारा का मान और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हम जब ये पूरे वोल्टेज कर भी देते हैं ना, पूरे वोल्टेज कर देते हैं, तो उसके बाद धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है, अधिकतम धारा हो जाती है। उस अधिकतम धारा को प्रकाश वैद्युत धारा या संतृप्त धारा कहते हैं। ठीक है ना जी, प्रकाश वैद्युत धारा या संतृप्त धारा कहते हैं। अब समस्या बहुत अच्छी है। ये क्या है कि जब इस पर धनावेश है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसके टर्मिनल चेंज कर दिए। टर्मिनल चेंज करने पर क्या हो गया कि ये माइनस हो गया, अब ये प्लस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो इधर को आ रहे थे वो सीधे पीछे को भाग गए।
पीछे को चले गए, धारा का मान शून्य हो गया। जब धारा का मान शून्य हो गया तो हम कहेंगे जिस वोल्टेज पर, इसमें देख लेंगे वोल्टेज कितने थे जिस पर धारा का मान शून्य हो गया। जिस वोल्टेज पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसे विरोधी वोल्टेज या विरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, विरोधी विभव किसे कहते हैं, V0 से प्रदर्शित करते हैं। हम कहेंगे वह ऋणात्मक वोल्टेज, किसी प्लेट को दिए गए वह ऋणात्मक वोल्टेज जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है विरोधी विभव कहलाता है। ठीक है जी। तो ये सब इसमें हम इसके सारे के सारे बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक बार धनात्मक करेंगे, एक बार ऋणात्मक करेंगे। ये सब इसमें आधे या एक पेज में तुम परिभाषाएं सब लिखने वाले हो, चित्र बना लेंगे। इसमें एक कांच का पारदर्शी बल्ब होता है। इसमें एक कांच का पारदर्शी बल्ब होता है। पारदर्शी बल्ब होता है जिसमें दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं। जिन पर दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं, जिसमें ये तो लिखा होगा, हाँ, जिसमें दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं। इन पर पोटेशियम या सीजियम, इन पर पोटेशियम या सीजियम की परत या सीजियम की परत चढ़ी होती है, इनमें एक प्लेट को वोल्टमीटर तथा लाइन से जरा गलत हो रही है, ऐसा कर लेना। इनमें, अरे यार लाइन खींच दो पूरी। इनमें एक प्लेट को वोल्टमीटर तथा धारा नियंत्रक की सहायता से तिरछा कर दो। ओ नेता, तिरछा कर दो, कोई बात नहीं, छोटा बनाया तो। लाइन को उधर को ले जाओगे, कोई बात नहीं। इनमें एक प्लेट को उधर से नहीं, उधर से जोड़ना है बस। अरे ये वाला सिरा इतना जोड़ दो यार, किसी की लाइन यहाँ है तो यहाँ को जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, उसमें क्या मतलब। हाँ यार बस, इससे मत जोड़ देना, इसके लिए ये है।
अब यार चुप भी जाओ जरा एक मिनट, एक लाइन खींचिए तो हालत खराब हो सकती है। क्या लिखा था? वोल्ट मीटर तथा धारा नियंत्रक की सहायता से, वोल्ट मीटर तथा धारा नियंत्रक की सहायता से, वोल्ट मीटर तथा धारा नियंत्रक की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। ऋण सिरे से जोड़ते हैं। यह प्लेट कैथोड का कार्य करती है, यह प्लेट कैथोड सी का कार्य करती है, सी का कार्य करती है। कैथोड सी का कार्य करती है। दूसरी प्लेट को मिली एमीटर के द्वारा, मिली एमीटर के द्वारा बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। मिली एमीटर के द्वारा बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। यह प्लेट एनोड ए का कार्य करती है। एनोड ए का कार्य करती है। एनोड ए का कार्य करती है। फर्स्ट ऑफ लॉग लेंगे, जोड़ते हैं। यह प्लेट एनोड ए का कार्य करती है। जब कैथोड पर उचित आवृत्ति का जब कैथोड पर उचित आवृत्ति का परावैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है। उचित आवृत्ति का परावैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है। परावैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जो एनोड की ओर गति करते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जो एनोड की ओर गति करते हैं। उत्सर्जित होने लगते हैं जो एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे एनोड की ओर गति करते हैं, जिससे मिली एमीटर में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। एक धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे मिली एमीटर में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। फिर सब लगा लेंगे। वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ता है। और जब यह मान अधिकतम हो जाता है
जब यह मान अधिकतम हो जाता है तो इसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा, संतृप्त, तो इसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। नई लाइन से लिखेंगे, बैटरी बी के सिरे उलटने पर, बैटरी बी के सिरे या टर्मिनल लिख सकते हो तुम, सिरे उलटने पर, बैटरी बी के सिरे उलटने पर प्लेट ए पर ऋण विभव आ जाता है। प्लेट ए पर ऋण विभव आ जाता है। प्लेट ए पर ऋण विभव आ जाता है। ऋण विभव आ जाता है और प्रकाश विद्युत धारा का मान घटने लगता है। और शून्य हो जाता है। घटने लगता है और शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। पृष्ठ लगा लेंगे। प्लेट ए को दिया गया वह ऋणात्मक, प्लेट ए को दिया गया वह ऋणात्मक विभव, प्लेट ए को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। देखो इधर, विरोधी विभव या संस्तब्ध विभव या कट ऑफ विभव या कट ऑफ पोटेंशियल, लिखो इसे। हाँ, कहते हैं इसे B0 से, अरे उसी में लिखते रहो, प्रदर्शित शून्य हो जाता है। उसे विरोधी विभव, संतृप्त विभव, कट ऑफ विभव या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इसे B0 से प्रदर्शित करते हैं। विरोधी विभव के द्वारा, हाँ जी, कट ऑफ, विरोधी विभव के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात किया जाता है। और जी E के बराबर हाफ mv² मैक्स बराबर EB0।
अगला हेडिंग है कार्यफलन। कार्यफलन कैपिटल बी है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन में लिख रहे हैं, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है उस धातु का कार्यफलन कहलाती है, उस धातु का कार्यफलन आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे φ0 या स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, φ0 या स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग है देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति। इसमें लिखेंगे आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे ν0 से प्रदर्शित करते हैं, ν0 से प्रदर्शित करते हैं। और फाई बराबर ऐसे लिख देंगे, φ0 भैया कार्यफलन बराबर hν0, φ0 बराबर hν0 या W बराबर ही हो सकता था ये। इसके बाद हेडिंग है देहली तरंग दे दिए। देहली तरंग दे दिए।
पहले क्वेश्चन में आपतित प्रकाश की वह अधिकतम, ये अधिकतम होती है याद रखना, वो दोनों ऊपर वाली न्यूनतम होती है। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं और ये फाई 0 बराबर एच न्यू होता है, लेकिन चूंकि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा। अगर आवृत्ति ये होती है ना, अगर जो आवृत्ति देली होती है ना, तरंग दैर्ध्य भी देली होती है। इसे नीचे ले आएंगे तो न्यू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई 0 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 0। लैम्डा 0 इसके नीचे आ जाएगा। लिख दो फॉर्मूले दोनों। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कितने उदासीन बच्चे हैं साहब, कुछ भी पढ़ा दो गलत सलत, मतलब ही ना कोई पूछे या कोई रिपीट क्वेश्चन करे। चलो मैं ही बताता हूँ। अगला हेडिंग भी आ गया है, पिछला तो अभी निकलने वाला था। देखो इधर ये है हमारे पास कोई धातु। अब धातु पर हमने इसमें प्रकाश डाला, कोई टॉर्च वगैरह से या कोई सूर्य प्रकाश या कोई पराबैंगनी प्रकाश डाला और उसे हमने 50 जूल डाला। 50 जूल डालने के बाद पता चला इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। हमने 51 कर दिया, नहीं निकले। जैसे ही 52 किया ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए, 52 पे निकल गए, 52 जूल पर। तो किस ऊर्जा पर जाके निकले हैं, इस ऊर्जा पर। तो ये देखो इधर 52 पे निकल गए, 53 पे निकल जाएंगे, 53 पे तो और अच्छे निकलेंगे, 54 पे तो और अच्छे निकलेंगे। इसका मतलब कम से कम कितने चाहिए, 52 चाहिए। 51.9 भी होंगे ना तो भी नहीं निकलेंगे, 51.9 पे भी नहीं निकलेंगे। इसका मतलब कितने पे निकलेंगे, 52 पर। 52 से आगे को तो फिर फटाफट निकलेंगे। तो कम से कम ऊर्जा कितनी चाहिए, 52। अब ये जो 52 ऊर्जा होती है ना, हमारा हेडिंग मिट गया, ये फाई 0, इसे ही कार्यफलन कहते हैं। ठीक है जी। नॉर्मली ये 52 जो है ना, वो ई बराबर होनी चाहिए। ई बराबर होता है एच न्यू। ये सामान्य फॉर्मूला होता है, ई बराबर एच न्यू। प्लांक का नियत, जो प्लांक के ऊर्जा होती है इसमें किसी भी तरंगों की, वो इतनी होती है एच न्यू। अब क्योंकि ये ई हट जाएगा, है तो ये भी ऊर्जा ही, लेकिन अब ये ऊर्जा कार्यफलन बन गई है, तो इसे ही हम फाई 0 से दर्शाते हैं। अब जब ये कार्यफलन बन गई है तो जो आवृत्ति है वो देहली बन जाती है। जैसे ये देहली ऊर्जा होती है, तो इसके अंदर की जो आवृत्ति होगी वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। अब आवृत्ति की परिभाषा सुनो। इसके अंदर क्या है कि जो प्रकाश आ रहा था उसकी आवृत्ति सोचो 10 थी, 10 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। 11 की, उससे नहीं निकले। जैसी 12 की, इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक कल्पना कर रहे हैं हम कि 12 जैसे हमने इसकी ऊर्जा आवृत्ति की, 12 आवृत्ति की, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो क्या परिभाषा बनी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे की उल्टी होती हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं।
अगर आवृत्ति न्यूनतम चाहिए तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम चाहिए। तो अब तरंग दैर्ध्य की परिभाषा सुनो कि हम इसे ही फाई जीरो का ही फॉर्मूला चेंज हो जाता है सी अपॉन लैम्डा। अब ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब परिभाषा ये बनेगी कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये तुमने इतने लिखे थे। अब इसी से 4 नियम बन जाएंगे और 4 नियम जो होंगे वो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को फेल करेंगे। तो कल जो है वो तरंग सिद्धांत का फेल पढ़ेंगे कि वो कैसे फेल हो गया था, और प्लांक का सिद्धांत आ जाएगा कि वो कैसा पास हो गया था। देखो भाई क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दरअसल हमारे पास जब एल्डोल बनना था, देख लो यार, एल्डोल बनना था या कीटोल बन रहा था, उसमें 2 एल्डिहाइड अणु लिए जा रहे थे। कल वाले विग्रह देखो कि 2 एल्डिहाइड अणु या 2 कीटोन अणु जब आपस में किसी क्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो वो एल्डोल या कीटोल बनाते हैं। यह विक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अब बात आती है कि भाई क्रॉस एल्डोल क्या होता है। तो क्रॉस का मतलब होता है कि एक एल्डिहाइड लेंगे, एक कीटोन लेंगे, जब दोनों परस्पर संघनित होंगे तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। क्या है देखो, कोई सा एक तो ले लो तुम एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और कोई एक ले लो कीटोन CH3CO CH3। इसमें का एक H जो है वो तुम ऐसे करके निकाल के दिखा दो, बंद टूटेगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, ये वाला H कहाँ जाएगा O के साथ, और ये कार्बन जो वो कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, किसी तनु क्षार की उपस्थिति में। और एक और मास्टर फॉर्मूला बताऊं तुम्हें, अगर एग्जाम में तुम्हें ये ना पता चले कि यार कौन सा क्षार लिया गया था, पता ना KOS था, NOS था, या पता ना तनु था, अम्ल था, क्या था, तो इसका एक मास्टर फॉर्मूला होता है जो कि गलत नहीं हो सकता कभी भी, ऐसे लिख देना। इसका मतलब होता है क्षार की उपस्थिति में अपना आप लेते रहो जो भी है, ठीक है जी ये। और अगर जो तुम्हें ऐसा होता है कि उसके KMNO4 या K2Cr2 O7 या किसी के अम्लीय माध्यम अभिक्रिया लेनी है और तुम्हें नाम याद नहीं आ रहा है अभिक्रिया का, तो उस टाइम पर तुम कर दोगे H+। इसका मतलब एग्जामिनर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। तो ये तब की बात है जब तुम्हें कुछ ना पता चले, तो इसका मतलब कुछ पता चलेगा हमेशा। अभी तो खैर मैं यहाँ हूँ तो मुझे पता है, तुम्हारा पता नहीं। हाँ, तनु NaOH। अब तनु NaOH में अब देखो इधर ये से जाकर जुड़ जाएगा CH3COH, ये क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इसमें जो नाम बनता है, मतलब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखो नामकरण के लिए तुम्हें IUPAC पता होनी चाहिए। कल भी मैं थोड़ा जल्दीबाजी वैसे पूरा नाम नहीं बता पाया था, सीधा एल्डोल लिख दिया था, लेकिन नामकरण होता है इसका, इधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से जैसे ये कीटोन समूह नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5, चौथे पर तो हाइड्रोक्सी, इसका पूर्व लगन आ जाएगा। हाइड्रोक्सी 5 के लिए पेंटेन, और 2 पे ऑन लग गया है, CO के लिए 2 ऑन। तो यह विक्रिया ये यौगिक बनता है, और यह विक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। यार एल्डोल संघनन क्यों ना लिखा हमने, संघनन कहलाती है। क्या है परिभाषा, एक बात दोबारा सुन लो एक लाइन में जरा। जब एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन अणु किसी तनु क्षार की उपस्थिति में परस्पर संघनित होते हैं तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन बनाते हैं। यह विक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। इसे लेंगे जब एक एल्डिहाइड, और ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट में पहले लिख दो, जब एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन अणु, जब एक एल्डिहाइड तथा एक कीटोन अणु, और ब्रैकेट में लिख देना अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, सॉरी यार, अल्फा हाइड्रोजन, एक सेकंड, युक्त किसी तनु क्षार की उपस्थिति में, किसी तनु क्षार की उपस्थिति में परस्पर संघनित होते हैं, किसी तनु क्षार की उपस्थिति में परस्पर संघनित होते हैं तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन बनाते हैं।
यह अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। बोलो मत भाई। देखो भाई इधर अभिक्रिया थोड़ी सी देख लेना, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, एक तरीके से एल्डिहाइड ही समझना। कल वाली अभिक्रिया जो थी एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, NOH की उपस्थिति है और इधर ये एल्डोल बन रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करने वाले हैं। दोनों एल्डिहाइड होंगे। कल वाली अभिक्रिया देखो ना, नाभिक रागी ओए हो क्या रहा है? हेडिंग नहीं, नंबर 1 है, स्टेप बाय स्टेप। अब देख लो पहले, उसके बाद बताना जरा क्या करने में लग रहे हैं। नाभिक रागी का संयोग। अब नाभिक रागी का संयोग, नाभिक रागी हमें मिलेगा कहाँ से? तो NaOH से हमें OH मिलता है यहाँ से, और CH3CO या CHO लिख दो। हाँ, और ये यहाँ हो जाएगा CHO। अब इसमें का एक H जो है ना वो ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और ये यहाँ से ब्रेक होगा। इसमें तुम बंद तोड़ के दिखा दोगे। अरे किधर को टूट रहे हैं? बंद टूटेगा कार्बन की ओर को, ये माइनस ये प्लस, और ये जाकर जुड़ेगा इससे। अब बनेगा क्या? बनेगा ये कि CH2 और CHO, और यहाँ बन जाएगा जल का अणु। याद रखना OH हमने थोड़े समय के लिए लिया है, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम उसे वापस दे देंगे, ठीक है, जब हमारी ज़रूरत खत्म हो जाएगी तो। सेकंड में देखो यहाँ एल्डिहाइड का एक अणु लिया है, इसमें तुम कर सकते हो कि नाभिक रागी का, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एल्डिहाइड के एक अणु से संयोग। हम कहेंगे यहाँ दूसरे में कि एल्डिहाइड के दूसरे अणु पर आक्रमण, और एल्डिहाइड का दूसरा अणु जो है वो है CH3CO, और ये H ये माइनस वाला है। अब ये जो है ना ये आक्रमण करेगा इस पर, और आक्रमण कैसे करेगा कि बॉन्ड टूटेगा इधर को, ये माइनस ये प्लस, क्या बनेगा? CH3CO माइनस रहेगा, ये इससे जुड़ जाएगा CH2 CH और ये H। अब हमें यहाँ जो है ना वो H, यहाँ OH होता है ना, तो यहाँ H की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो H कहाँ से मिलेगा हमें? वो जो हमने H2 को दे रखा है। तो जी हम कहेंगे कि जल के अणु से क्रिया, और जल के अणु से क्रिया में ये है CH3CO, ये चल रहा है, CH2 और CHO, इसमें H और ये OH, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, और ये जाके इससे जुड़ने वाला है। तो जी फाइनली जो हमें उत्पाद मिल रहा है वो मिल रहा है जिसे हम एल्डोल कहते हैं, और ये OH जो हमने उधार लिया था वो वापस दे दिया, एल्डोल। तो ये है इसके 1 2 3 स्टेप में क्रियाविधि इतनी करनी है। अगर ये क्रॉस वो क्रॉस एल्डिहाइड होती अभिक्रिया, तो यहाँ हम एक कीटोन ले लेते। तो वो अगर जो क्रॉस की आ जाए तो क्रॉस की पहली बात तो आएगी नहीं, सिर्फ एल्डोल की क्रियाविधि आती है, लेकिन क्रॉस एल्डोल की आ जाए तो तुम्हें एक एल्डिहाइड अणु लेना है, एक कीटोन ले लेना है, बाकी चेंजिंग कुछ नहीं है, पूरा उतार देंगे।